Okay, that's good. Okay, so as Dr. Shahina is not well today, so well, I'll be substituting for her, and we will have a small discussion, a brief discussion on the postural reflexes and reflexes of locomotion, right? That what reflexes support our posture, and what reflexes support us in the locomotion, right? So, and these are the reflexes which are taken care of by the spinal cord, right? Not beyond the spinal cord, not the higher brain or even the lower brain, right? These are the reflexes which are being taken care of by the spinal cord. So we will discuss these today. A few of them might be okay. Walaikum assalam. A few of them might be a bit tricky, but not. I can't say that they are tricky actually, but probably they require some deep insight, and the rest of them are pretty simple, right? So, starting with postural and locomotive reflexes of the cord, right? So we are confining ourselves to the cord, right? Okay. So when we say that, then it means that most of these reflexes would be studied when the cord has been disconnected from the brain, so that we should know for sure that brain has got nothing to do with these reflexes, right? Our study would be based on a scenario or based on the experiments that would take the brain out of the equation. ठीक है, ब्रेन को हम साइड पे कर देंगे, सिर्फ कॉर्ड के साथ देखेंगे कि क्या रिफ्लेक्सेस और क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो असल में ये जो सीएनएस है ना, इसका इशू यही है। सीएनएस में जो ज़्यादातर जो नॉलेज है या ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है, वो इस बात पे बेस करती है कि जी अगर ये एरिया काम नहीं कर रहा तो ये फंक्शन लॉस्ट है, ठीक है। जिसे इसको हम किसी हद तक कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इस चीज़ को बेस बना के कि अगर हम इस एरिया को इनएफिशिएंट कर दें, इस एरिया को हम ब्लॉक कर दें, तो ये फंक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इट्स समव्हाट वी कैन से दैट इट्स एन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनडायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि सीएनएस के बारे में अभी तक बहुत लंबा चौड़ा बातें क्लेरिफाई नहीं हो सकी। बहुत सी हो गई हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ टाइम में तो शायद मुश्किल है, लेकिन यस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। रिसर्च जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस है, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है जी। तो पहले हम जो रिफ्लेक्स है उसको उसको नाम दिया गया जी पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज अ रिफ्लेक्स जो कि हम कब फील करते हैं, जबकि प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फुट पैड ऑफ अ डीसेरेब्रेट एनिमल, ठीक। अब डीसेरेब्रेट एनिमल क्या होता है और स्पाइनल एनिमल क्या होता है, ये कौन बता सकता है? आपको पता है इस बात का, इसलिए मेरे साथ चलाकी बिल्कुल नहीं करनी, मुझे चुप करके बता दो। स्पीक लाउडली, मुजीबर रहमान साहिब। अच्छा जनाब, आप जैसे हुक्म कर रहे हैं हम कर लेते हैं, लेकिन यू शुड पे मोर अटेंशन आई बिलीव। अच्छा चलें जी, बताएं जी, ये डीसेरेब्रेट एनिमल क्या होता है और स्पाइनल एनिमल क्या होता है, पहले ये तो बताएं। ये जब तक पता नहीं चलेगा हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट, खास तौर से स्पाइनल एनिमल क्या होता है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक कोई आगे जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। सो एनीबडी हु कैन राइट देयर इन द चैट व्हाट इज अ स्पाइनल एनिमल। कोई भी नहीं है? शुड बी समबडी। ओके, देन लेट मी टेक द इनिशिएटिव। देखो, जो स्पाइनल एनिमल है उसका मतलब ये है कि उसका स्पाइन का और ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन था उसको हमने कट कर दिया, ठीक है। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज नो मोर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हायर सेंटर्स, ठीक है।
इसका मतलब यही हुआ कि जो रिफ्लेक्सेस अब भी काम करेंगे तो वो प्योरली कॉर्ड से काम करेंगे, ठीक है। उनकी इंटीग्रेशन, उनकी कंडक्टेंस, उनका जो मतलब उनका कॉन्डक्ट, उनकी जो बिहेवियर है, वो सारे का सारा कौन डिफाइन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको निकाल दिया वहाँ से। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है फुट पैड पे, ठीक है, फुट पैड मीन्स सोल ऑफ द फुट, ये जो हमारे जस्ट फिंगर्स के साथ जो पैड्स हैं फुट के, इन पे, तो लिम्ब जो है वो एक्सटेंड करता है अगेंस्ट द प्रेशर, यानी कि जिस जिस डायरेक्शन से प्रेशर आता है उसी डायरेक्शन में लिम्ब एक्सटेंड करता है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है स्पीक लाउडली, मुजीबर रहमान। आई थिंक इट्स ओके नाउ, क्योंकि शुरू में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी, यस सर, वी कैन हियर यू। There is something specifically wrong with Mr. Mujibur Rahman Shami. So, अच्छा, तो जब भी हम अप्लाई करेंगे ऐसे किसी एनिमल पे कि उसका जो फुट पैड पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जिस डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में लिम्ब एक्सटेंड करेगा, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स, ये बड़ा पावरफुल रिफ्लेक्स है, ठीक है। Spinal cord was transected several months before and reflexes have become exaggerated. Spinal cord में क्या हुआ, उसको हमने ट्रांजैक्ट किया था कुछ मंथ्स पहले, और जैसे हम एंड पे पढ़ेंगे, वो उससे पढ़ेंगे हम ज़्यादा एंड पे, कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनिशियली जो है वो स्पाइनल शॉक में चला जाता है बंदा, ठीक है, जो सब्जेक्ट है या पेशेंट है वो स्पाइनल शॉक में चला जाता है, और फिर बाद में जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो बाज़ दफ़ा एक्सेजरेशन में चला जाता है, ठीक है। So spinal cord was transected several months before and reflexes have become exaggerated. Now, अगर ऐसे एनिमल को जिसका कि हमने स्पाइनल कॉर्ड कई महीने पहले ट्रांजेक्ट किया था और अब उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पहले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बेहतर हुए और फिर वो एग्जैजरेट हो गए, ठीक है। अगर ऐसे एनिमल को इज प्लेस्ड ऑन इट्स फीट, अगर उसको हम अपने फीट पे उसको हम प्लेस करें, तो द रिफ्लेक्स ऑफन स्टिफन्स द लिम्स सफिशिएंटली टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो रिफ्लेक्स है जिसे हम पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ये लिम्स को इतना स्टिफ कर देता है कि वो वेट ऑफ द बॉडी को सपोर्ट जरूर कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो वेट ऑफ द बॉडी को उठा लेता है, ठीक है। हाँ, इसमें वॉक नहीं कर सकेगा वो, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ पोस्चरल रिफ्लेक्स है, ये लोकोमोटिव रिफ्लेक्स नहीं है, ठीक। तो ये जब लोकोमोशन आएगी तो फिर और रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा इन प्ले आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स एंड इट इज़ अ पोस्चरल रिफ्लेक्स। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन, और इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांजेक्ट किया गया सेवरल मंथ्स बैक, और अब उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अब एक्सेजरेट हो गए, ठीक है। नाउ इफ दिस एनिमल इज प्लेस्ड ऑन इट्स फीट, द रिफ्लेक्स ऑफन स्टिफन्स द लिम्स, यानी कि लिम्स को ये इतना स्टिफ कर देता है कि वो बॉडी के वेट को कम से कम सपोर्ट कर देते हैं, कि वो द एनिमल डज नॉट फॉल ऑन वन साइड और द अदर, ठीक है, वो अपनी जगह पे खड़ा रह सकता है, ठीक है। ये इस रिफ्लेक्स का काम है। अच्छा, अब इसमें जो सर्किटरी है वो है ज़्यादा, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंटर न्यूरॉन्स में है, और इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फ्लेक्सर एंड क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो प्रेशर ऑन वन साइड, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस साइड पे प्रेशर होगा एक्सटेंशन ऑफ लिम्ब, एक्सटेंशन ऑफ जो लिम्ब है वो भी उसी साइड पे होगा। सो प्रेशर ऑन वन साइड कॉजेज एक्सटेंशन इन दैट डायरेक्शन। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन एक्सटेंशन की किस साइड पे हुई है? जिस साइड से प्रेशर आया, ठीक है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट इफेक्ट, इसको मैग्नेट रिएक्शन कहते हैं, कि बॉडी जो है वो मैग्नेटिकली प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स एन एनिमल फ्रॉम फॉलिंग टू दैट साइड। तो जिस साइड से प्रेशर आ रहा होता है ये एनिमल को उस साइड पे गिरने से बचा लेती है, ठीक। तो ये इसका फंक्शन है इसका। अच्छा, ये तो था हमारा पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन। अच्छा,
अब इसमें अब आगे आ जाता है जी, नेक्स्ट जो है वो है कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, राइटिंग रिफ्लेक्सेस। अब ये राइटिंग जो है, ये देख लो ये कौन सा राइट है, ये सीधे वाला राइट है, ठीक है, करेक्ट करने वाला राइट है, ठीक है, ये वो राइट है। ये दूसरे वाला राइटिंग रिफ्लेक्सेस ना समझ लेना कि जिनसे लिखा जाता है ये वो रिफ्लेक्सेस है, वो बिल्कुल ही फर्क है, ठीक है। उनका स्पाइनल कॉर्ड के साथ ताल्लुक बहुत ही कम है, ठीक, क्योंकि जो राइटिंग है वो आपकी टोटल मोटर एक्टिविटी है, ठीक है, इसलिए वो राइटिंग जो WRITING वाली राइटिंग है वो और है, और ये राइटिंग जो है ये बिल्कुल और, ठीक है। इस राइटिंग का मतलब ये है कि ये करेक्ट करती है, ये राइट, ये सही पोस्चर में बंदे को, ये उसको एनिमल को वापस लेके आती है, ठीक है जी। तो कहता है कि अगर एक स्पाइनल एनिमल, जो हम डिफाइन कर लिया हमने कि स्पाइनल एनिमल होता क्या है, इफ द एनिमल इज लेड ऑन वन साइड, अगर हम उसके एक साइड पे लिटा दें तो वो अनकोऑर्डिनेट अटेम्प्ट्स करेगा, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स कुछ अनकोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट्स होंगी टू ब्रिंग इट सेल्फ टू द स्टैंडिंग पोजीशन, कि वो अपने आप को वापस स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आ सके, ठीक है। नाउ इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दैट सम कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस मेंटेनिंग द पोस्चर आर इंटीग्रेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो स्पाइनल एनिमल है, ब्रेन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट कर रहा है अपने आप को खड़ा करने की, ठीक है, अपने आप को अपने इरेक्ट पोस्चर में लाने की, ठीक। तो इससे ये बात हमें क्लियरली पता चलती है कि कॉर्ड में काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोस्चर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर एक एनिमल हम लें जिसका कि जिसमें कि हमने ट्रांजैक्शन हुई थी थोरेसिक कॉर्ड की बिटवीन द लेवल्स फॉर फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब इनर्वेशन, कि जहाँ फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की इनर्वेशन होती है उनके दरमियान में अगर एक ट्रांजैक्शन, उसमें उसको हमने ट्रांजैक्ट किया था और फिर वो ट्रांजैक्शन हील हो गई, ठीक है, इट्स अ हील ट्रांसेक्टेड थोरेसिक कॉर्ड, ठीक है। तो अगर इस तरह का हम एनिमल एक लेते हैं तो वो अपने आप को, इट कैन राइट इटसेल्फ फ्रॉम द लाइंग पोजीशन एंड इवन वॉक यूजिंग इट्स हाइंड लिम्स इन एडिशन टू इट्स फोर लिम्स। वो जो हमने पढ़ा था पहला रिफ्लेक्स जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव सपोर्टिव रिएक्शन, इसमें वो वॉक नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें सिर्फ वो अपने आप को, अपने स्टैंडिंग पोस्चर को, इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर सकता है, लेकिन इसमें वो मेंटेन भी करता है और कैन इवन वॉक यूजिंग इट्स हाइंड लिम्स इन एडिशन टू इट्स फोर लिम्स, यानी कि फोर लिम्स के साथ साथ वो हाइंड लिम्स को भी इन एक्शन ला सकता है और वॉक कर सकता है। अब ये जो वॉकिंग मूवमेंट्स होंगी, दीज वॉकिंग मूवमेंट्स ऑफ द हाइंड लिम्स, ये नॉर्मल एनिमल से इनकी मूवमेंट बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है, जो हाइंड लिम्ब की वॉकिंग मूवमेंट्स का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वो फोर लिम्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कॉर्ड का फंक्शन नहीं, ठीक। तो उसकी जो गेट होगी, जो उसकी जो चलना होगा वो बड़ा अजीब सा होगा, वो बड़ा स्टम्बल्ड सा होगा, वो डिफरेंट, वो जिगजैग भी हो सकता है, दैट वोंट बी अ प्रॉपर गेट, वो वॉक जो है वो प्रॉपर वॉक नहीं होगी, क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, हाइंड लिम्ब की और फोर लिम्ब्स की, वो कॉर्ड का फंक्शन नहीं, वो फिर हायर सेंटर्स का फंक्शन चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक ही चीज हम लैक करेंगे एंड दैट वुड बी द सिंक्रोनाइजेशन, बाकी हाइंड लिम्ब भी मूव करेंगे और जो है फोर लिम्ब जो वो तो करेंगे, ठीक है। तो ये एक और, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कहाँ की हुई थी, कहाँ की हुई थी हमने ट्रांजैक्शन बिटवीन द फोर लिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब्स, जो उनकी इनर्वेशन थी उनके दरमियान में हमने की हुई थी। तो इसका मतलब है ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी वो फोर लिम्ब्स तक तो आ रही थी, लेकिन वो हाइंड लिम्ब्स पे नहीं जा रही थी, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब्स जो है वो मूव तो जरूर करेंगे, वॉकिंग मूवमेंट तो जरूर दिखाएंगे अपनी, लेकिन उनकी सिंक्रोनाइजेशन विद फोर लिम्ब्स जो है वो नहीं हो सकी, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेपिंग एंड वॉकिंग मूवमेंट, ठीक है, रिदमिकल स्टेपिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंगल लिम्ब, ठीक, कि एक सिंगल लिम्ब जो है उसकी रिदमिकल स्टेपिंग मूवमेंट कब आती है। ये अमूमन ज़ाहिर लिम्स में आती है, लिम्स की जो, और किस किस के लिम्स में आती है, ऐसे एनिमल के जो कि एक स्पाइनल एनिमल है जिसको कि हमने ट्रांजैक्ट किया हुआ है, ब्रेन से उसका कनेक्शन हमने ख़त्म किया हुआ है,
और क्या किया हुआ हमने, लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द कॉर्ड। अगर हम लंबर पोर्शन ऑफ द कॉर्ड को अपर पोर्शन से जो है हम अलहदा कर दें, ठीक है, थोरेसिक से, सर्वाइकल से हम उसको अलहदा कर दें, ठीक है, और इसके साथ एक और काम भी करें। एक तो हमने ये किया कि लंबर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को हमने सेपरेट किया फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द कॉर्ड, यानी कि अपर पोर्शन से, स्पेसिफिकली थोरेसिक से और सर्वाइकल से, उससे हमने उसको अलहदा कर दिया। ये हमने एक काम किया। दूसरा काम हमने ये किया कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इज मेड डाउन द सेंटर, ठीक है, of the cord to block neuronal connections between the two sides of the cord and between the two limbs। यानी कि जो coordination हो सकती थी between the two sides of the cord और between the two limbs, वो हमने कैसे ख़त्म की, by sectioning this lumbar spinal cord longitudinally, ठीक है, हमने उसको longitudinally जो है वो ट्रांसेक्ट कर दिया, उसे हमने सेक्शन कर दिया। तो दोनों साइडों की आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई और दोनों लिम्स की भी आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हमने पहले उससे कर लिया। अब वो कहता है कि ईच हाइंड लिम्ब कैन स्टिल परफॉर्म इंडिविजुअल स्टेपिंग फंक्शंस। अब कोऑर्डिनेशन तो खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने जो उसकी रेसिप्रोकल इनर्वेशन थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया बाय कटिंग दी स्पाइनल कॉर्ड राइट फ्रॉम इट्स मिडल। हमने उसको उसके मिडल में से काट के तो दोनों साइडों की आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म कर दी और लिम्स की आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म कर दी, ठीक है। लेकिन हर जो हाइंड लिम्ब है, इट कैन स्टिल परफॉर्म इंडिविजुअल स्टेपिंग फंक्शंस। वो अभी भी अपने इंडिविजुअल स्टेपिंग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल स्टेपिंग फंक्शन है ये ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा, ये रिफ्लेक्स जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। So forward flexion of the limb is followed a second or so later by backward extension। आप चलते कैसे हैं, आपका लिम्ब एक दफा फ्लेक्स करता है, एक दफा एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन उसका इंटैक्ट है, ठीक है। आपका लिम्ब एक दफा आप पांव उठाते हैं तो फ्लेक्स करता है, जब आप रखते हैं तो एक्सटेंड करता है, ठीक है। सो फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द लिम्ब इज फॉलोड a second or so later by the backward extension। तो बैकवर्ड एक्सटेंशन जब तक नहीं होगी हम आगे को चल नहीं सकेंगे, ठीक है, आगे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। फ्लेक्शन भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम पाँव उठाएंगे नहीं हम आगे कैसे उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर इंडिविजुअल लिम्ब का ये फंक्शन है वो इंटैक्ट है, चाहे हमने लंबर स्पाइन को बिल्कुल अलहदा कर दिया है और उसको आपस में उसको बिल्कुल मिडल से उसको मजीद ट्रांजैक्ट कर दिया है ताकि दोनों साइडों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो सके। जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन थी उसको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, और दोनों लिम्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन हर इंडिविजुअल लिम्ब जो है वो आपको ये स्टेपिंग पैटर्न देगा, ठीक है। सो द फ्लेक्शन अकर्स अगेन एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर। फ्लेक्शन हुई, एक्सटेंशन हुई, फिर फ्लेक्शन हुई, तो यही ऐसे ही चलते हैं ना, हर लिम्ब ऐसे ही काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको स्पाइनल एनिमल में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि लिम्ब्स की आपस में कोऑर्डिनेशन तो खत्म हो गई, लेकिन हर लिम्ब जो है वो अपना फंक्शन हमें क्लियरली दे रहा है, ठीक है, कि उसने कैसे फंक्शन करना था वो हमें बता रहा है। लेकिन क्योंकि हमने उसको बीच में से ट्रांजैक्ट कर दिया है और रेसिप्रोकल इनर्वेशन को ख़त्म कर दिया है, इसलिए उनकी आपस की जो कोऑर्डिनेशन है वो हमने ख़त्म कर दी, दैट वी हैव एबॉलिश्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि दिस बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन, ये जो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रही है बिटवीन फ्लेक्सर एंड, क्यों फ्लेक्शन क्यों हो रही है कि फ्लेक्सर मसल्स काम करेंगे, इन एक्शन आएंगे। एक्सटेंशन कब होगी, जब एक्सटेंसर मसल्स काम करेंगे, ठीक है। वो कहता है कि ये इवन तब भी होगी जबकि सेंसरी नर्व्स भी आप कट कर दें, ये फिर भी होगी, ठीक है। ये किस वजह से हो रही है, इट रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम म्यूचुअली रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट्स विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द कॉर्ड इटसेल्फ। कि जो म्यूचुअली रेसिप्रोकल इनहिबिशन सर्किट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक दफा जब फ्रैक्शन होती है तो एक्सटेंशन को ब्लॉक करते हैं, जब एक्सटेंशन होती है तो फ्लेक्शन को ब्लॉक करते हैं,
तो ये उनकी वजह से ये मूवमेंट फिर भी होती रहेगी. So this is basically oscillating between the neurons controlling agonist and antagonist muscles. तो जब फ्लेक्शन होगी तो जो फ्लेक्सर एगोनिस्ट मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगे और जो उसके एंटागोनिस्ट मसल्स हैं यानी कि जो एक्सटेंशन वाले मसल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. एंड वाइस वर्सा, जब एक्सटेंशन होगी तो जो एक्सटेंशन एगोनिस्ट मसल्स हैं वो एक्टिव होंगे और जो एंटागोनिस्ट मसल्स हैं यानी कि जो फ्लेक्शन कॉज करवा रहे हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, वो काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये इसका सारा एक पिक्चर है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज कि जो हमने कहा कि फुट पैड जो पाँव नीचे लगेगा, जो लिम्ब नीचे लगेगा, उसका जो फुट पैड होगा वहां से, और जो जॉइंट्स के अराउंड जो सेंसर्स लगे हुए हैं. ठीक है, हमारे जॉइंट्स के अराउंड पोस्चरल सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो उन सेंसर से दे फ्लो बोथ दीज, ये दोनों जगह फुट पैड भी और ये जो हमारे पोजीशन सेंसर्स हैं अराउंड द जॉइंट्स, ये दो काम करते हैं. कंट्रोलिंग फीट प्रेशर, कि कितना प्रेशर फुट पे पड़ना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेपिंग, और कितनी तेज या कितनी आहिस्ता उस लिम्ब ने मूव करना. ठीक है, कितनी दफा उसने स्टेप करना है, 1 मिनट में कितनी दफा स्टेप करना है. ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेपिंग. ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं ये किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं? सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द फुट पैड्स एंड फ्रॉम द पोजीशन सेंसर्स अराउंड द जॉइंट्स. ये इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने में, एक तो ये कि फुट पे प्रेशर कितना पड़ना है और एक ये कि फुट ने कितनी दफा मूव करना है. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेपिंग क्या होगी. ठीक, तो ये इस तरह से कंट्रोल हो. अच्छा, इसी में एक और चीज आ जाती है, स्टम्बल रिफ्लेक्स. वो ये कहता है कि अगर जब फुट मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, ठीक है, जब फुट को आगे फॉरवर्ड थर्स्ट किया जाता है, तो अगर उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक, इफ इट फाइंड्स एन ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स वे, तो ये फॉरवर्ड थर्स्ट जो है ये टेम्परेरीली रुक जाता है और फुट जो है वो एलिवेट किया जाता है. इट वुड बी लिफ्टेड हायर एंड वुड बी प्लेस्ड ओवर द ऑब्स्ट्रक्शन. अब ये देख लो, ये सारा कुछ बगैर ब्रेन के हो रहा है, ये सारा कुछ स्पाइनल कॉर्ड कर रही है. ठीक है, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग. ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नहीं है. ठीक है, कितना है वैसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में? है किसी को याद है? है तो स्टैटिस्टिकल बात है, कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात. तो जाग रहे हो सारे कि कुछ जाग भी रहा है? ओए उठ जाओ. थैंक गॉड somebody is. यस सर. अच्छा चलो जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी वैसे, लेकिन दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट, दैट व्हाट आई कैन टेल यू. ठीक है, कुछ ना कुछ तो आखिर गेन करोगे ना यहाँ से. ठीक है. अच्छा, तो ये स्टम्बल रिफ्लेक्स जो है, यानी कि बंदा जो है वो स्टम्बल होने से बच जाता है. सामने ऑब्स्ट्रक्शन आई, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्स काम ना कर रहा हो तो वो उसका पाँव जो है वो उसमें लगेगा और वो बंदा गिरेगा. ठीक है, लेकिन अगर उसके सामने कोई चीज ऑब्स्ट्रक्शन आती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड थर्स्ट, तो वो अपने इस फॉरवर्ड थर्स्ट को टेम्परेरीली रोक लेता है और फिर बड़ी तेजी से फुट को जो है वो ऊपर हायर देन दैट ऑब्स्ट्रक्शन उसको ले जाता है और फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन से आगे प्लेस करता है. ठीक है. अच्छा, तो ये था स्टम्बल रिफ्लेक्स. छोटे छोटे रिफ्लेक्सेस हैं, समझते जाओ बस. अच्छा जी, अब एक और चीज आ गई जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल स्टेपिंग ऑफ अपोजिट लिम्स. अभी तक हम बात कर रहे थे एक लिम्ब की. ठीक है, और हम बात कर रहे थे कि उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती. अब हम कुछ बात करते हैं कि रेसिप्रोकल स्टेपिंग ऑफ अपोजिट लिम्स कैसे होती है. ठीक है, अगर वो कहता है कि हमने जब लंबर स्पाइन को, पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने लंबर स्पाइन को स्प्लिट डाउन कर दिया था सेंटर से. ठीक है, तो जो सारे लिम्स की आपस में कोऑर्डिनेशन थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन हर लिम्ब जो है वो अपना काम कर सकता था. ठीक है. नाउ
अगर हम ये स्प्लिटिंग ना करें और हम चाहे जो लंबर स्पाइन है उसको हम अलहदा कर दें लेकिन उसको बीच में से स्प्लिट ना करें, ठीक है, तो फिर ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक लिम की और अपोजिट लिम की ऑर्डिनरी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो बैकवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है, तो अपोजिट लिम ऑर्डिनरी मूव्स बैकवर्ड्स। अब आप ये देखो कि जब आप चलते हो तो क्या होता है, अब आप जरा अपने आप पे इसको अप्लाई करके देखो, आप 4 लेग्ड एनिमल तो नहीं है लेकिन अगर इसको अपने आप पे अप्लाई करके देखो तो क्या आप कैसे चलते हो, आप एक लिम्ब आपका फॉरवर्ड जाता है, एक लिम्ब आपका बैकवर्ड जाता है, दोनों फॉरवर्ड तो नहीं जाते चलते वक्त, या दोनों बैकवर्ड तो नहीं जाते चलते वक्त, वो तो हॉपिंग पे ही जा सकते हैं। इफ़ यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, चाहे वो फॉरवर्ड हॉपिंग है चाहे बैकवर्ड हॉपिंग है, तो फिर हो सकता है। लेकिन जब आप चलते हो तो क्या होता है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ठीक है। तो यही वो चीज़ यहाँ बता रहा है कि अगर हम लंबर स्पाइन को स्प्लिट ना करें अंदर से, ठीक है, तो ये जो अपोजिट लिम्ब जो मूवमेंट है वो भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। क्या कहा था मैंने, जब हमने स्प्लिट किया था लंबर स्पाइन को तो हमने बेसिकली रेसिप्रोकल इनर्वेशन को ख़त्म कर दिया था बिटवीन द टू लिम्ब्स, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने स्प्लिट नहीं किया तो इसलिए रेसिप्रोकल इनर्वेशन बिटवीन द टू लिम्ब्स जो है वो इंटैक्ट है, इसलिए एक लिम्ब फॉरवर्ड मूव करेगा तो दूसरा उसका जो अपोजिट लिम्ब है वो बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द अपोजिट लिम्ब्स, ठीक। अब एक और चीज आ गई जिसे कहते हैं डायगोनल स्टेपिंग ऑफ ऑल 4 लिम्ब्स, ठीक, इसे मार्क टाइम रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, डायगोनल स्टेपिंग ऑफ ऑल 4 लिम्ब्स। इसमें वो कहता है कि अगर एक वेल हील्ड स्पाइनल एनिमल, ठीक है, जिसमें कि हमने ट्रांजैक्शन कहाँ की थी, स्पाइनल ट्रांजैक्शन हमने कहाँ की थी, इन द नेक अबव द 4 लिम्ब एरिया ऑफ द कॉर्ड, यानी कि उसमें 4 लिम्ब एरिया ऑफ द कॉर्ड से ऊपर हमने की, यानी कि 4, यानी कि ना तो अब हाइंड लिम्ब पे ब्रेन का कंट्रोल है ना 4 लिम्ब पे ब्रेन का कंट्रोल, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ ना कि अब तो ना हाइंड लिम्ब पे ब्रेन का कंट्रोल है और ना 4 लिम्ब पे कंट्रोल है, अब सब पे कंट्रोल जो है अगर किसी चीज का है तो वो कॉर्ड का, ठीक है। ऐसे एनिमल को अगर हम किसी चीज में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इफ वी प्लेस दैट एनिमल डैंगलिंग इन द एयर, ये देखो इसको हमने ऐसे यहां से कॉर्ड्स डाल के इसको हमने लटका दिया, ठीक है, और इस एनिमल के साथ क्या हुआ है, इस एनिमल को हमने इसकी स्पाइनल ट्रांजैक्शन की हुई है इन द नेक अबव द 4 लिम्ब एरिया ऑफ द कॉर्ड, यानी कि ना तो उसका 4 लिम्ब और ना ही उसके हाइंड लिम्ब अब ब्रेन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, एंड इट्स लेग्स आर अलाउड टू डैंगल, ठीक है, ये डैंगलिंग है ना नीचे, ये जो फ्रीली मूविंग लेग्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्लेस्ड ऑन अ सरफेस सो दे आर डैंगलिंग, ठीक है। तो स्ट्रेच ऑन द लिम्स ओकेजनली इलिसिट्स स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस दैट इन्वॉल्व और 4 लिम्स, तो ये जो डैंगलिंग की वजह से स्ट्रेच आता है लिम्स पे, ठीक है, ये ओकेजनली जो है बाज दफा ये एक ऐसा स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्रिएट करता है या इलिसिट करता है जो कि चारों लिम्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। पहले हमने बात की एक लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट की, फिर हमने बात की एक फॉरवर्ड लिम्ब की और एक हाइंड लिम्ब की, अब हम चारों लिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अगेन वाइल कीपिंग इन माइंड कि हम सिर्फ कॉर्ड के साथ डील कर रहे हैं, हम ब्रेन के साथ डील नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ स्टेपिंग अकर्स डायगोनली बिटवीन द 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, स्टेपिंग जो है वो डायगोनली एक्ट करती है बिटवीन द 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ये देखो कैसे, इसी डायग्राम में देखो, अगर इधर का 4 लिम्ब है तो इधर का हाइंड लिम्ब होगा, अगर इधर का 4 लिम्ब है तो इधर का हाइंड लिम्ब होगा, ठीक है। तो ये डायगोनल क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ठीक है। द डायगोनल रिस्पॉन्स, या आ भी लिखा हुआ, द डायगोनल रिस्पॉन्स इज ड्यू टू रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ठीक है। और इस वक्त अब ये क्योंकि हमने ये वेल हील्ड स्पाइनल एनिमल है, इसमें रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काफ़ी हद तक वापस आ चुके हैं, कुछ हो सकता है थोड़े बहुत एग्जेजरेटेड भी हों, ठीक है। लेकिन इसमें अब वो जो सिचुएशन थी कि हमने लंबर स्पाइन को अलहदा किया हुआ था और उसको कट भी किया हुआ था, स्पाइन को बीच में से हाफ किया हुआ था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं।
अब स्पाइन जो है वो हील्ड है, ठीक है, और बीच में से सेपरेटेड भी नहीं, ठीक है। तो अब ये जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन है ये इंटैक्ट है, और ये अपना काम कहाँ कर रही है, इन द एंटायर डिस्टेंस अप एंड डाउन द कॉर्ड बिटवीन द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो अब ये हाइंड लिम्स और फोर लिम्स के दरमियान में जितना भी कॉर्ड का एरिया है, ठीक है, जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को कंट्रोल कर रहे हैं एरियाज, वो जितना भी एरिया है वो सारे के सारे में ये रेसिप्रोकल इनर्वेशन हो रही है, ठीक है। इट इज नॉट स्टॉप्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से डायगोनल रिस्पॉन्स आता है, डायगोनल स्टेपिंग आती है ऑफ ऑल फोर लिम्स। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि अगर इधर अगर राइट लिम्ब, अगर राइट फोर लिम्ब है तो लेफ्ट हाइंड लिम्ब होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट फोर लिम्ब है तो हाइंड हाइंड लिम्ब कौन सा होगा, राइट होगा, ठीक है। सो दिस इज डायगोनल, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और रिफ्लेक्स आता है जिसे वो कहता है गैलपिंग रिफ्लेक्स। गैलपिंग क्या होती है, कैन समबडी टेल मी? फर्स्ट ईयर वाले से तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है, तुम तो पता नहीं, तुम तो बिल्कुल टोटली जो है ना वो मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। आई वुड प्रे दैट आई एम रॉन्ग, लेकिन हॉपिंग नहीं है, इट्स देखो, आपने कहा हॉपिंग लाइक अ हॉर्स, नहीं हॉपिंग नहीं है, गैलपिंग होती है तेज भागना, ठीक है। गैलप होता है तेज भागना, ठीक है। और लाइक अ हॉर्स ठीक है, लेकिन ये हॉपिंग वाला काम ठीक है। रनिंग फास्ट लाइक अ हॉर्स इज गैलपिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि एक गैलपिंग रिफ्लेक्स भी है, स्पाइनल कॉर्ड एक और रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है और उसे हम कहते हैं गैलपिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। So in a spinal animal in which both forelimbs move backward in unison with, while both hind limbs move forward, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्स है जिसे हम कहते हैं कि दोनों जो फोर लिम्स हैं वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, जबकि दोनों जो हाइंड लिम्स हैं वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। अब कभी भागते हुए घोड़े को देखिए, फोटो कभी देखिए उसकी, उसके दोनों हाइंड लिम्ब और फोर लिम्स काफी नजदीक नजदीक आए होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर लिम्स जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और जो हाइंड लिम्स है वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है गैलपिंग रिफ्लेक्स। नाउ दिस रिफ्लेक्स ऑफन अकर्स when almost equal stretch or pressure stimuli Ford Mustang logo shows galloping reflex. Very good. Salar, बड़ा तो ढूंढ के लाया कहीं से हैं, फोर्ड मस्टैंग, क्या बात। चलो खैर, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन और वेरी गुड हिंट कि कहाँ से आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी आप वैसे किसी भी भागते हुए घोड़े की फोटो देख लें, पोलो में भागते हुए घोड़े की फोटो देख लें, आप वैसे रेसेस में देख लें, जो इतनी रेसेस होती हैं घोड़ों की उनमें देख लें, तो जब गैलपिंग होती है तो ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, so this reflex often occurs when almost equal stretch or pressure stimuli are applied to the limbs on both sides of the body at the same time. इस ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि दोनों साइड्स ऑफ द बॉडी पे और लिम्स पे जो है वो इक्वल स्ट्रेच और प्रेशर स्टिमुलस जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें गैलपिंग रिफ्लेक्स मिलता है। जब अनइक्वल स्टिमुलेशन होती है तो वो क्या क्रिएट करती है, डायगोनल वॉकिंग रिफ्लेक्स क्रिएट करती है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, डायगोनल स्टेपिंग रिफ्लेक्स या वॉकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अगर दोनों साइडों पे हम इक्वल प्रेशर स्टिमुलस देंगे, ठीक है, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, लिम्स पे अगर हम एक ही जितना देंगे प्रेशर स्टिमुलस, तो फिर उसकी वजह से गैलपिंग रिफ्लेक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। For now you hold your horses, हैं, घोड़ा भगा लें। For now, please hold your horses and listen to whatever I'm saying. ठीक है, मोहम्मद अरहम साहब, चलें।
अच्छा जी, तो गैलपिंग रिफ्लेक्स कब प्रोड्यूस होगा? जब दोनों साइड ऑफ द बॉडी पे हम लिम्स को इक्वल स्टिमुलस देंगे, ठीक है, तो तब गैलपिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा। अगर हम अनइक्वल स्टिमुलेशन देंगे तो उसकी वजह से डायगोनल स्टेपिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो कहता है कि जैसे हमने कहा कि इन वॉकिंग ओनली वन फोर लिम्ब एंड वन हाइंड लिम्ब एट अ टाइम आर स्टिमुलेटेड which would predispose the animal to continue walking, ठीक है। ये वॉकिंग में कि एट अ टाइम एक फोर लिम्ब और उसका जो डायगोनल है हाइंड लिम्ब वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, और जो एनिमल है वो वॉक करता रहता है। लेकिन जब एनिमल स्ट्राइक करता है ग्राउंड को ड्यूरिंग गैलपिंग, तो बोथ फोर लिम्स एंड बोथ हाइंड लिम्स आर स्टिमुलेटेड अबाउट इक्वली which predisposes the animal to keep galloping, ठीक है। तो अब यहां से हमें यह समझ आई कि वॉकिंग में जो है वो डायगोनल होता है, और क्यों होता है डायगोनल कि एक फोर लिम्ब और एक हाइंड लिम्ब वो स्टिमुलेट होते हैं एट ए टाइम, ठीक। लेकिन इसमें क्योंकि सारे लिम्ब जो है वो इकट्ठे स्टिमुलेट होते हैं गैलपिंग, ठीक है, सो और इक्वली स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज व्हाई इट प्रीडिस्पोजेस द एनिमल टू कीप गैलपिंग, ये उसकी गैलपिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है। अच्छा, अब आ गया स्क्रैच रिफ्लेक्स। ये फिर आई एम रीइटरेटिंग वंस मोर कि ये सारे रिफ्लेक्सेस कॉर्ड रिफ्लेक्सेस, नथिंग आउटसाइड दैट। अच्छा जी, स्क्रैच रिफ्लेक्स में इनिशिएटेड बाय एन इच और टिकल सेंसेशन। इच और टिकल क्या होता है, ये कौन बताएगा? क्या होते हैं इच और टिकल? इच होता भी अपने आप को खारिश करना, ठीक है, या किसी वजह से खारिश, और टिकल ये है कि आपको टिंगलिंग सी सेंसेशन दे, ठीक है, तो वो टिकल हो जाता है, ठीक है। सलार, पैरास्थीजिया, नहीं पैरास्थीजिया नहीं है ये, खारिश को तो पैरास्थीजिया कहता है। नहीं सलार, पैरास्थीजिया और चीज़ है, खारिश और चीज़ है, ना पैरस है, ठीक है। अच्छा, खैर, तो ये scratch initiated by an itch or tickle sensation, this reflex involves two functions, दो फंक्शन है इसके। एक स्क्रैच रिफ्लेक्स की, एक तो उसने वो पोजीशन, वो जगह ढूंढनी है जहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है। एक इस रिफ्लेक्स ने वो जगह ढूंढनी है जहां पे कि कोई चीज जो है, कोई माइट है, कोई टिक है, वो जो है वहां पे, या किसी भी और वजह से वहां पे इच या टिकल सेंसेशन आ रही है, ठीक है। तो पहले तो उसने वो उस जगह को पिन पॉइंट करना है, ठीक है, एक फंक्शन ये। और दूसरा ये है कि वंस दैट प्लेस इज डिटरमिन्ड, तो उसके बाद उसने उस पर टू एंड फ्रो स्क्रैचिंग मूवमेंट्स लानी, ठीक है, ताकि उसको दूर किया जा सके, उस सेंसेशन को, ये जो आ रही है, जो रिफ्लेक्स, ये जो आ रहा है सेंसेशन आ रही है टिकल की, इसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये इसके दो फंक्शन। अब ये जो पोजीशन सेंस है स्क्रैच रिफ्लेक्स का, इट्स अ हाईली डेवलप्ड फंक्शन, ठीक है। लेकिन और ये देखो, ये कॉर्ड में कितना अच्छा डेवलप्ड है। आप ये सोचो कि ये कॉर्ड में कितना अच्छा डेवलप्ड है। द पोजीशन सेंस ऑफ द स्क्रैच रिफ्लेक्स इज अ हाईली डेवलप्ड फंक्शन if a flea is crawling as far forward as the shoulder of a spinal animal, ठीक है। फिर वही बात, एनिमल कौन सा? स्पाइनल एनिमल है, यानी कि ब्रेन से उसका कनेक्शन नहीं है। वो कह रहा है कि अगर वो जो मक्खी है, या कोई वो क्या वो जो भी कीड़ा शीड़ा है, जो भी है, वो अगर उसके एनिमल के शोल्डर तक भी क्रॉल करती है, ठीक है, तो जो पिछला पाँव है उसका, द हाइंड पॉ कैन स्टिल फाइंड इट्स पोजीशन। तो पिछला पाँव जो है वो उसको लोकेट कर लेता है, ठीक है। पिछला पाँव उसको उस पोजीशन को लोकेट कर लेता है कि ये कहाँ पे इस वक्त क्रॉल कर रही है, जो मुझे ये सेंसेशन आ रही है टिक की और इच की और टिकल की, ठीक है।
इसमें वो कहता है कि 19 मसल्स इन द लिम्ब मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ प्रिसाइज पैटर्न टू ब्रिंग द पॉ टू द पोजीशन ऑफ द क्रॉलिंग फ्ली। 19 मसल की साइमल्टेनियस और प्रिसाइज पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए है कि वो उस पॉ को वो क्रॉलिंग फ्ली के पोजीशन तक ले आए। ठीक है, टिंगलिंग इज ओके, यस टिंगलिंग ठीक है। चला, अच्छा, तो ये नहीं कि इतना डेवलप्ड और इतना कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्स है ये। 19 मसल्स, लिम्ब के 19 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली और एक प्रिसाइज पैटर्न, तो फिर वो जो उसका हाइंड पॉ है उसको इस पोजीशन में ले आएंगे कि वो क्रॉलिंग फ्ली की पोजीशन तक पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात वो कहता है कि अगर हम इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट करें, वो कैसे करेंगे? द फर्दर कॉम्प्लिकेशन अकर्स व्हेन द फ्ली क्रॉसेस द मिड लाइन। अब फ्ली जो है वो पहले उसकी मिड लाइन जो है बॉडी की उसके एक तरफ चल रही थी, तो एक पॉ काम कर रहा था। जैसे ही वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है, द फर्स्ट पॉ स्टॉप स्क्रैचिंग एंड द अपोजिट पॉ बिगिंस द टू एंड फ्रो मोशन एंड इवेंचुअली फाइंड्स द फ्ली। ठीक है, तो साथ ही उसका शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन पॉ टू द अदर, यानी कि दूसरी साइड का पॉ जो है वो एक्टिव हो जाता है और पहले वाला स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी रेसिप्रोकल इनर्वेशन है। जब तक रेसिप्रोकल इनर्वेशन इंटैक्ट है ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रेसिप्रोकल इनर्वेशन इंटैक्ट नहीं रहेगी तो ये फंक्शन नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्रैच रिफ्लेक्स। अच्छा, अब वो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस दैट कॉज मसल स्पैज। ठीक है जी, ये यूजुअली जो हम कहते हैं कि जी उसका मसल स्पैज में चला गया। ठीक है, खेल रहा था एकदम मसल स्पैज में चला गया, भाग रहा था मसल स्पैज में चला गया, बैठे बैठे सोए सोई मसल स्पैज में चला गया। ठीक है, सो इसकी जो अक्सर इसका जो स्टिमुलस है, ठीक है, वो या तो कोई लोकलाइज्ड पेन, ठीक है, मोस्ट इंस्टेंसेस इसका जो स्टिमुलस होता है वो कोई लोकल पेन होती है, तो पेन का जो स्टिमुलस है वो मसल को स्पैज में ले जाता है। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब ये मसल स्पैज जो है वो बता रहा है कि कहाँ से, रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रोकन बोन। जब एक बोन टूटती है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्पैज वहां पे आता है उस जगह पे, उसके इर्द गिर्द के मसल्स, अकर्स इन मसल्स दैट सराउंड अ ब्रोकन बोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बोन टूटती है तो वहां से पेन इम्पल्सेस जो हैं फ्रॉम द ब्रोकन एजेस ऑफ द बोन कॉज द मसल्स दैट सराउंड द एरिया टू कॉन्ट्रैक्ट टॉनिकली। वो उन मसल्स को टॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, now pain relief obtained by injecting a local anesthetic at the broken edges of the bone relieves the spasm। यानी कि अगेन देख लो कि एक तरह से इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हमने कहा कि बोन टूटी तो वहां से जो ब्रोकन एजेस ऑफ द बोन्स हैं उन्होंने स्टिमुलेशन जनरेट की। ठीक है, और जिसकी वजह से जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो टॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर गए। वो कहता है कि अगर हम इस पेन को रिलीव कर दें, ठीक है, by giving some local anesthetic, by giving some good solid painkiller, तो जो मसल स्पैज में गए हुए थे वो रिलीव हो जाते। ठीक है, सो डीप जनरल एनेस्थीसिया ऑफ द एंटायर बॉडी आल्सो रिलीव्स द स्पैज। ठीक है, और इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कहाँ मिलेगी? हम क्यों बहुत सारे ऑपरेशंस में, हम बहुत सारी सर्जरीज में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं? क्यों देते हैं? इसीलिए ताकि मसल स्पैज में ना चले जाए। मसल स्पैज में जाने से नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वो भी अगली स्लाइड में आ जाए। ठीक है, सो एब्डोमिनल मसल स्पैज इन पर्सन्स विद पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का क्या मतलब हुआ कि जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सो कॉर्ड रिफ्लेक्स रिजल्टिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द parietal peritoneum by peritonitis. Relief of the pain caused by the peritonitis allows the spastic muscles to relax. अगर हमने पेरिटोनाइटिस हुआ है
सोने लूं क्या कहते हैं, ओ पेरिनियम नहीं भाई, पेरिटोनियम। सलार, haven't you gone a bit too down? मैं पेरिटोनियम की बात कर रहा हूँ जो एब्डोमिनल कैविटी में। अच्छा, ऑटो करेक्ट है, ओके ठीक है, ठीक है पेरिटोनियम, ठीक है ओके। तो अगर हम ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, हमने अगर जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया होगा तो क्या एक एक पेन इम्पल्सेस जाहिर अराइज होंगी वहाँ से, और वो पेन इम्पल्सेस फिर कैरी भी होंगी क्योंकि एनेस्थीसिया तो हमने दिया नहीं हुआ, ठीक है, कि सेंसेशंस जो हैं वो डाई डाउन हो जाएं। तो it can cause intense contraction, such intense contraction that it can extrude the intestines through the surgical wound, ठीक है, कि सर्जिकल वूंड जिसको हमने शायद स्टिच भी किया हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको नहीं दिए हुए, जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ, तो ये पेन इम्पल्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज कर सकती हैं कि जो इंटेस्टाइन्स हैं वो थ्रू सर्जिकल वूंड बाहर आ सकती, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप जी है, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक। अच्छा, मस्कुलर क्रैम्प्स, वो तो स्पैज्म थे, ये क्रैम्प्स हैं, ठीक है। कोई भी लोकल इरिटेटिंग फैक्टर और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ मसल, ठीक है, सीवियर कोल्ड हो सकती है, लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो सकता है, ओवर एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। यू हैव इंडल्ज योरसेल्फ इन, आपने देखा होगा कि पास वक्त गर्मियों में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जब वो खेल रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, तो एकदम जो है ना वो उनको क्रैम्प पड़ जाता है और वो जो है ना लेट जाते हैं और चीखें, बहुत बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ अ स्पैज नहीं है ना, और क्या, मसल एक्सट्रीम स्पैज में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी भी जो मेन रीजंस हैं वो कुछ पेन है, मेनली पेन है, और कुछ दूसरे सेंसरी सिग्नल्स, ठीक है, transmitted from the muscle to the spinal cord. This causes reflex feedback muscle contraction. Contraction stimulates the same sensory receptors even more. यानी कि यहाँ पे अब पॉजिटिव फीडबैक आ गया, ठीक है। पेन अराइज हुई, उस पेन ने क्या किया, उस पेन ने मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज की, ठीक है, एज अ रिफ्लेक्स फीडबैक, और उस मस्कुलर कंट्रैक्शन ने जो है वो मजीद पेन कॉज की और मजीद सेंसरी रिसेप्टर्स को उसने स्टिमुलेट कर दिया, ठीक। सो इट कॉजेज द स्पाइनल कॉर्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ती जाती है और पेन भी बढ़ती जाती है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन अ फुल ब्लोन मसल क्रैम्प, जिसकी वजह से फिर वो ग्राउंड पे ना वो लोड पोट हो रहे होते हैं एथलीट, फुटबॉलर भी होते हैं, हॉकी के प्लेयर भी होते हैं, कोई जितनी भी ये भागने दौड़ने वाली स्पोर्ट्स हैं इसमें तो डेफिनेटली कई लोगों को, ठीक है। तो यूजुअली इसका स्टिमुलस जो है वो थोड़ी सी पेन होती है या कोई और सेंसरी सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल जाता है। पेन जो है वो मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज करती है, मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो वापस जो है वो और ज्यादा पेन कॉज करती है, और फिर पेन जो है वो मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो ये और क्रैम्प जो है वो इंसान को बड़ा बुरी तरह से तंग करना शुरू कर देता है। ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें से कुछ आप पढ़ चुके हैं, कुछ आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जो कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही मॉनिटर करती है, हायर सेंटर्स पे नहीं जाते, ठीक है। सो इसमें ये 5 उसने दिए हुए, चेंजेस इन वैस्कुलर टोन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द लोकल स्किन हीट, जब भी स्किन जो है वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो वैस्कुलर टोन जो है वो ख़त्म हो जाती है और वेजिटाइलेशन हो जाती है ताकि हीट लॉस हो सके, ठीक है। स्वेटिंग which results from localized heat on the surface of the body. In intestinal reflexes, ये जीआई में आप पढ़ें, ठीक है। जीआई मेरा ख्याल अभी आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ी, पढ़ लिया नहीं, मेरा ख्याल जीआई पढ़ लिया आप लोगों ने। यानी कि कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो कि मोटर फंक्शंस ऑफ गट को कंट्रोल करते हैं, इंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। यानी कि
लार्ज इंटेस्टाइन जो है बाज़ दफ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये रिफ्लेक्सेस ऐसे एक दूसरे पोर्शंस को, जीआई के डिफरेंट पोर्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। पेरिटोनियो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्सेस दैट इनहिबिट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी इन रिस्पॉन्स टू पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है इसी कॉर्ड रिफ्लेक्सेस की। इवैक्यूएशन रिफ्लेक्सेस यानी कि आपका जो यूरिनेशन और डेफिकेशन के जो रिफ्लेक्सेस हैं ये भी कॉर्ड से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। मास रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? मास रिफ्लेक्स ये है कि व्हेन ऑल सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस, ये जितने सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस की हमने बात की है, ये जो खास तौर से ये जो 4-5 हैं, ठीक है, when all segmental reflexes are activated simultaneously, वो simultaneously activate हो जाता है. So in a spinal animal or human being, sometimes the spinal cord suddenly becomes excessively active, causing massive discharge in large portions of the cord. ठीक है? Pain stimulus to skin or excessive filling of a viscera, ठीक है, such as over distension of the bladder or the gut, ये इस मास डिस्चार्ज को इनिशिएट कर सकते हैं. पेन स्टिमुलस to the skin or excessive filling of a viscera such as over distension of the bladder or gut, ये वो स्टिमुलाई हैं जो कि मास रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या है मास रिफ्लेक्स के? मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी स्केलेटल मसल्स गोज इनटू स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर स्पैज्म, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर स्पैज्म में चले जाते हैं. कोलोन और ब्लैडर, ठीक है, यानी कि जो डेफिकेशन और जो यूरिनेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है. आर्टीरियल प्रेशर ऑफन राइजेस टू मैक्सिमल वैल्यूज, क्योंकि सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो वेल ओवर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है, ठीक है. मास डिस्चार्ज है ना, उस वजह से लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी ब्रेक आउट इनटू प्रोफ्यूज स्वेटिंग. प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग एकदम पूरी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो ये इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं. ये कई मिनट तक ऐसे रह सकता है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ ग्रेट नंबर्स ऑफ रिवर्बरेटिंग सर्किट्स दैट एक्साइट लार्ज एरियाज ऑफ द कॉर्ड एट वंस. तो बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ रिवर्बरेटिंग सर्किट्स इन द लार्ज एरिया ऑफ द कॉर्ड जो है वो एकदम इन एक्शन आ जाता है, ठीक है. दे कम इन एक्शन एट वंस साइमल्टेनियसली, ठीक है. इसी की एक एनालॉजी हम क्रिएट कर सकते हैं एपिलेप्सी के साथ, लेकिन एपिलेप्सी जो है वो कॉर्ड का की वजह से नहीं है, वो ब्रेन की वजह से, ठीक है. वहां पे हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होती है, यहाँ पे मास रिफ्लेक्स में हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो, ठीक है. अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि 5 मिनट वैसे और लगेंगे, ये है कुछ भी नहीं है आगे जो है, ठीक है. टाइम हुआ तो नहीं ना अभी? अभी तो वैसे 1 मिनट रहता है, एक तो जरूरी रहता है. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड स्पाइनल शॉक. जब आप स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांजैक्ट करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है कि उसके सारे रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है. Essentially all cord functions including the cord reflexes immediately become completely depressed, ठीक है. ये it occurs due to the fact that normal activity of the cord neurons depends to a greater extent on the continual tonic excitation by the discharge of the nerve fibers entering the cord from the higher centers. यानी कि हायर सेंटर्स से यूजुअली नॉर्मली जबकि ट्रांजैक्टेड नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, तो जो न्यूरॉन्स का जो स्पाइनल न्यूरॉन्स का फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हायर ब्रेन सेंटर किसी हद तक कंट्रोल कर रहे होते हैं. बट वंस, तो इसीलिए इमीडिएटली जब हम वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो दे आर लॉस्ट, ठीक है. और ये जो आ रही होती हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर्स, हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, ये कहाँ से आ रही होती हैं, किसके थ्रू आ रही होती हैं? रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, इनके थ्रू आ रही होती है, ठीक है. अच्छा, after a few hours
to a few weeks, the spinal neurons gradually regain their excitability. ह्यूमन बीइंग्स में इसको ज़्यादा टाइम लगता है और लोअर एनिमल्स में इसको कम टाइम लगता है. ये जो रीगेनिंग ऑफ द एक्साइटेबिलिटी है ना, या रीगेनिंग ऑफ समवट नॉर्मल फंक्शन जो है, इसको लोअर एनिमल्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, ह्यूमन बीइंग्स में ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. सो once the neurons they lose their source of facilitatory impulses, ये जो तीन अभी हमने कहा है, ठीक है, जब इनके थ्रू facilitatory impulses नहीं आती, so they increase their own natural degree of excitability to make up at least partially for the loss. Okay बच्चे, the time is up. I think your anatomy teacher is here, so either I will continue with it or Dr. Shahina will continue with it. ठीक है. Okay, take care. It has been a long time that we met each other or we came in interaction with each other, but it's good to have you in interaction. So, okay, anyway, God bless you. Take care.